नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट ब्रजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नए साल नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। हमारे जो भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, सभी लोगों को नव वर्ष नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये नया साल एक नया मौका, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है हमारे लोन के डिफॉल्टर्स और लोन के बोरोवर्स के लिए। दोस्तों, 3 महीने के बाद फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च आने वाली है, तो कहीं ना कहीं हमारे लोन के डिफॉल्टर्स, लोन के बोरोवर्स को फाइनेंशियल ईयर एंड का भी फायदा होगा और साथ ही साथ नव वर्ष नए साल का भी फायदा मिलने वाला है दोस्तों। और ये फायदा कैसा होगा? भारी भरकम और एक अच्छा डिस्काउंट, एक अच्छा ऑफर, एक अच्छा सेटलमेंट का प्रस्ताव दोस्तों। कम से कम परसेंटेज पर सेटलमेंट होगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे एक ऐसे लोन के बोरोवर्स, एक ऐसे लोन के डिफॉल्टर्स के बारे में जिसका लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति जो किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण दोस्तों लोन की ईएमआईज को डिफॉल्ट कर रहा है, लोन की ईएमआईज को मिस कर रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार से इस नव वर्ष नए साल का एक अच्छा खासा बेनिफिट और फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च का कैसे उसे एक अच्छा खासा फायदा, डिस्काउंट, वेवर, एक अच्छा खासा ऑफर कैसे मिलेगा दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्ड में, विस्तार में आज हम इस वीडियो क्लास के अंदर चर्चा करेंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस वीडियो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यदि आप जानना चाहते हैं कि 20 लाख रुपए से कम के लोन के अमाउंट पर किस प्रकार से कैसे अच्छा खासा डिस्काउंट, ऑफर, एक वेवर, एक सेटलमेंट होगा दोस्तों, तो डियर फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि आप बीच में स्किप करेंगे, छोड़ेंगे, तो आपको प्रोसेस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले, एक ऐसे लोन डिफॉल्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलती आर्थिक हालातों के कारण लोन की ईएमआईज को मिस कर रहा है, लोन की ईएमआईज को डिफॉल्ट कर रहा है दोस्तों। जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम धंधा छूट गया हो, जॉब लॉस हो गया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर में बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसीज आ गई हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने व्यापार बिजनेस किया हो और उसके व्यापार बिजनेस में काफी भारी भरकम नुकसान और लॉस हो रहा हो दोस्तों। इन सभी कारणों और रीजन की वजह से यह लोन का डिफॉल्टर, लोन का बोरोवर लोन की ईएमआईज को कंटिन्यूअसली डिफॉल्ट कर रहा है और नहीं भर पा रहा है दोस्तों, लोन की ईएमआईज को मिस कर रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जेन्युइन रीजन और कारण है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये फाइनेंशियल ईयर एंड का बेनिफिट, फायदा, नए साल का फायदा, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा दोस्तों जो एक जेन्युइन डिफॉल्टर है। एक ऐसा व्यक्ति जो विलफुल डिफॉल्टर है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, एप्पल का मोबाइल फोन, ये आईफोन रखा हुआ है दोस्तों, और एक अच्छी खासी लाइफ जी रहा है, एक क्वालिटी वाली एक लाइफ जी रहा है, और जानबूझ के इंटेंशनली दोस्तों वो लोन की ईएमआईज को मिस कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को इस फाइनेंशियल ईयर एंड का और नव वर्ष का उसे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर होते हैं और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ में लोन कंपनियां, बैंक और एनबीएफसी कड़ाई से एक्शन लेती है, कड़ाई से कानूनी कार्रवाई करती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको लोन, जो भी आपने लोन लिया है लोन कंपनियों से, आपको उनके पैसे समय पर लौटा देने चाहिए और जानबूझ के इंटेंशनली ईएमआईज को आपको मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यदि आप विलफुल डिफॉल्टर बनेंगे तो ये अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक अपराध है दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि जिनका लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है, उनको किस प्रकार से एक अच्छा खासा एक सेटलमेंट का एक ऑफर मिलेगा, कम से कम पैसे में सेटलमेंट होगा, इसके बारे में आज हम डिटेल्ड में, विस्तार में चर्चा करेंगे। और जिन लोन बोरोवर्स का लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है दोस्तों, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता दीजिए कि सर जी, मेरा लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है, 15 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग हैं जिनको इस फाइनेंशियल ईयर एंड का और नव वर्ष का एक अच्छा खासा एक फायदा मिलेगा दोस्तों। मुझे उसकी संख्या मालूम पड़ जाएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए कि सर जी, मेरा लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है। तो दोस्तों, आइए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिनका भी लोन की ईएमआईज डिफॉल्ट हो रही है, मिस हो रही है, तो सबसे पहले तो यदि उनको जेन्युइन बनना है तो उनको सबसे पहले लोन कंपनियों को, बैंक और एनबीएफसीज को लीगल प्रायर नोटिस भेजना होगा, प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर भेजना होगा कि आखिरकार इस लोन की ईएमआई के डिफॉल्ट के पीछे, इस लोन की ईएमआईज के मिस होने के पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है। ठीक है, तो ये चीज आपको बैंक और एनबीएफसी को बताना होगा, इंटीमेट करना होगा, सूचित करना होगा और अपने आप को क्लैरिफाई करना होगा कि मैं एक जेन्युइन डिफॉल्टर और विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूं। आपको आपका इंटेंशन क्लियर करना होगा कि पैसे मैं आपको दे दूंगा सर,
कोई ना कोई एक जेन्युइन रीजन है, कारण है, इस रीजन से मैं पैसे आज नहीं भर पा रहा हूँ। आगे चलकर भविष्य में यदि आपको कोई भी लीगल नोटिस आती है लोन कंपनियों के एडवोकेट के पैनल के माध्यम से, जैसे कि सेक्शन 138, सेक्शन 25, आर्बिट्रेशन, BNS 318, 316 की कोई भी लीगल नोटिस आती है एडवोकेट के माध्यम से, उसका रिप्लाई आपको देना जरूरी है, मैंडेटरी और कंपल्सरी है दोस्तों। यदि आप लीगल प्रायर नोटिस भेजते हैं, हर एक लीगल नोटिस का जवाब रिप्लाई देते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप बैंक और NBFC की नज़र में आप एक जेन्युइन पर्सन, एक जेन्युइन डिफॉल्टर कहलाएंगे। और ऐसे व्यक्तियों को ही हर साल जो भी नव वर्ष आएगा, फाइनेंशियल ईयर एंड आएगी, ऐसे व्यक्तियों को ही दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर एंड का, नव वर्ष का भरपूर फायदा मिलेगा दोस्तों। और कम से कम पैसे में, कम से कम परसेंटेज में इस लोन डिफॉल्टर, लोन बोरोवर का अकाउंट सेटल्ड कर दिया जाएगा लोन कंपनियों के द्वारा दोस्तों। इस बात को आप नोट करना। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं ना कि भैया जेन्युइन पर्सन बनिए, अपनी दिक्कत समस्याओं को बैंक और NBFC के साथ में साझा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। जब तक आप जेन्युइन पर्सन नहीं रहेंगे तब तक आपके साथ में कोई सेटलमेंट नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई वेवर नहीं, कोई माफी नहीं दोस्तों। इस बात को नोट करिए। और सेटलमेंट करना नहीं करना, माफ करना नहीं करना, कितने परसेंटेज पे करना, ये सब का सब बैंक और NBFC के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। आप सिर्फ बैंक और NBFC के सामने आप अपनी रिक्वेस्ट रख सकते हैं, आप बैंक और NBFC को अप्रोच कर सकते हैं, दैट्स इट। बाकी कम करना है नहीं करना है वो बैंक और NBFC के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ये आपका लीगल राइट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो भैया जेन्युइन बनिए, डेफिनेटली कुछ न कुछ तो आपको फायदा जरूर मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों होता क्या है, बैंक और NBFC को जब ये समझ में आता है कि एक लोन का डिफॉल्टर, लोन का बोरोवर है, ये 1 साल 2 साल 6 महीने से लोन की EMIs को नहीं भर रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इसकी कोई ना कोई एक जेन्युइन रीजन है। तो बैंक और NBFC को ये समझ में आता है कि यार फाइनेंशियल ईयर एंड आ चुकी है, नया वर्ष है, और कहीं ना कहीं जो लोन का अमाउंट काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से फंसा हुआ है, उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो आगे चलकर भविष्य में लोन अकाउंट NPA हो जाना, राइट ऑफ हो जाना, रिकवरी ना होना, एक जीरो रिकवरी होने से अच्छा है कुछ न कुछ 25-30%, 40% का एक वेवर देके, एक डिस्काउंट ऑफर देके यदि कुछ अमाउंट रिकवर कर लिया जाए तो यही एक फायदे वाला सौदा होगा दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर एंड में लोन कंपनियों, बैंक और NBFCs के ऊपर, उनके लोन रिकवरी एजेंट्स के ऊपर काफ़ी भारी भरकम प्रेशर और दबाव रहता है दोस्तों रिकवरी को लेकर। क्योंकि यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोन अकाउंट NPA में जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कैटेगराइज होंगे, लोन अकाउंट राइट ऑफ में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बैंक और NBFC लोन कंपनियों का काफ़ी नाम खराब होता है, नेम उनका स्पॉइल होता है दोस्तों। उनका जो बैलेंस शीट है उसके अंदर दिखता है NPA 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 दोस्तों। दूसरी चीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को रिपोर्ट जाता है कि इस बैंक और NBFC लोन कंपनी के पास NPA की भरमार है, मतलब इसकी स्थिति परिस्थिति बहुत खराब होती जा रही है। ये लोन तो दे रहा है लेकिन ये लोन की रिकवरी समय पर नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो एक पब्लिक मनी होता है वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। तो इसीलिए ये सब सारी चीज़ें बैंक और NBFC के साथ में आगे चलकर भविष्य में, फ्यूचर में ना हो, तो वो NPA कम से कम दिखे उनके सिस्टम में, उनके बैलेंस शीट में, उनके पोर्टफोलियो में, लेजर में कम से कम NPA दिखे, ज़्यादा NPA की भरमार ना लग जाए। इस चीज़ के लिए दोस्तों जो बैंक और NBFC जो लोन कंपनियां होती हैं, तो फाइनेंशियल ईयर एंड जो वित्तीय वर्ष होता है उसके अंत में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोन अकाउंट को क्लोज करने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। लोन रिकवरी एजेंट्स के ऊपर रिकवरी का प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। आपने कई बार देखा है कि लोन रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल करते हैं, आपका फॉलोअप लेते हैं बार बार और कहते हैं कि कुछ अमाउंट आप दे दीजिए, आपका हम लोन अकाउंट सेटल्ड करवा देंगे, आपको हम सेटलमेंट का लेटर आपको हम दे देंगे, इशू करवा देंगे, हम ऊपर की अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटी होते हैं, जो ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, उनसे हम अप्रूवल लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ न कुछ तो आपको अमाउंट देना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 EMI दे दीजिए, एटलीस्ट 15,000 रुपये दे दीजिए, एटलीस्ट 25,000 रुपये दे दीजिए, कुछ न कुछ तो दीजिए। उसके बाद ही हम ऊपर के अथॉरिटी से आपके सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे और आपको एक अच्छा खासा सेटलमेंट आपको करवा कर देंगे दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर एंड में लोन कंपनियों को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपना वही खाता क्लोज करना होता है। उनको उनका जो भी पुराना जो लोन अकाउंट रहता है उसको दोस्तों क्लोज करना रहता है, उसका फाइनल हिसाब किताब करना होता है और उसके बाद फिर नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करनी होती है दोस्तों। तो ज़्यादा लोन अकाउंट राइट ऑफ में ना जाए, ज़्यादा लोन अकाउंट NPA में ना जाए, बस इस चिंता, इस टेंशन से दोस्तों लोन कंपनियां सोचती है कि कुछ
वेवर दे दिया जाए, कुछ डिस्काउंट दे दिया जाए और लोन अकाउंट को सेटल्ड कर दिया जाए। दोस्तों इसीलिए आपने देखा होगा फाइनेंशियल ईयर एंड जब नजदीक आता है तो काफी भारी भरकम अफरा तफरी मची रहती है लोन रिकवरी एजेंट्स, कलेक्शन टीम, बैंक के अधिकारियों के बीच में कि भैया रिकवरी करनी है, नहीं तो आगे चलकर ज्यादा एनपीए होगा, ज्यादा राइट ऑफ होगा तो लोन कंपनी डूबने के कागार पर आ जाएगी दोस्तों। और साथ ही साथ लोन रिकवरी एजेंट्स, कलेक्शन टीम को एक इंसेंटिव का लालच होता है दोस्तों, एक बोनस का लालच होता है कि ज्यादा रिकवरी करेंगे तो हमारा महीने का जो सैलरी है वो काफी बढ़कर भी आएगा दोस्तों, इस बात का भी लालच रहता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारे जो एक घटक जो फैक्टर्स हैं वो सेटलमेंट की ओर दोस्तों लोन के बोरोवर्स को लेकर जाते हैं और बैंक और एनबीएफसी लोन के बोरोवर्स को सेटलमेंट का अच्छा खासा ऑफर और प्रस्ताव देते हैं दोस्तों। और दोस्तों क्या आपको पता है, यदि लोन का अमाउंट छोटा मोटा है, 10 लाख है, 5 लाख है, 15 लाख, 20 लाख रुपए है, यदि इस मामले में लोन कंपनी एनबीएफसीज यदि कोर्ट कचहरी करने के लिए जाएगी तो कोर्ट कचहरी में आपको पता है एडवोकेट की फीस, कोर्ट फीस, लीगल फीस, उसके बाद फिर जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, टाइम, समय, ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैन पावर, ये सारी चीज़ों पे काफ़ी खर्च होता है दोस्तों। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारे खर्च करने कंपनी जब जाती है लोन कंपनियां तो रिकवरी की जो अमाउंट होती है उससे ज़्यादा तो ये सब सारे खर्च हो जाते हैं। एडवोकेट की फीस, कोर्ट फीस, लीगल फीस, रिकवरी एजेंट के ऊपर खर्चा, मैन पावर पे खर्चा, समय बर्बाद। तो कंपनियां अपना एक कैलकुलेशन करती है दोस्तों। वो कैलकुलेशन करने के बाद वो डिसाइड करती है कि कोर्ट केस ना करके, लीगल प्रोसीडिंग्स के ऊपर खर्च ना करके, जो अमाउंट हम वहां पे खर्च करेंगे उतना अमाउंट यदि हम लोन के बोरोवर्स का कम कर दे तो कुछ ना कुछ अमाउंट रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये उनका कैलकुलेशन होता है। तो इस तरीके से जब फाइनेंशियल ईयर एंड नजदीक आता है तो कहीं ना कहीं एक भारी भरकम प्रेशर दबाव रहता है दोस्तों रिकवरी का, क्योंकि हर साल 31 मार्च को फाइनेंशियल अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना होता है दोस्तों और नए साल की शुरुआत करनी होती है दोस्तों। एक टारगेट होता है कि ये साल का हमारा इतना टारगेट, इतना करोड़ रुपया, इतना हजारों करोड़ रुपया हमको रिकवर करने हैं। एक टारगेट रहता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं लोन कंपनियां दोस्तों सोचती है कि कुछ न कुछ डिस्काउंट, ऑफर, वेवर दे दिया जाए और बकाया राशि की वसूली कर लिया जाए दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को पता, यदि लोन कंपनियां कोर्ट केस करने के लिए जाती हैं तो कोर्ट केस में भी आपको पता है बीच में सेटलमेंट होता है। मैंने कई बार देखा है, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव है कि कोर्ट में केस होने के बाद केस के दौरान सेटलमेंट हो जाता है और लोन कंपनियों को पता है कि सेटलमेंट जब कल होगा तो क्यों ना आज ही कर ले। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड है, वित्तीय वर्ष का अंत है, तो क्यों ना अभी सेटलमेंट कर ले। कोर्ट कचहरी क्यों करने के लिए जाए, उतने पैसे वहां पे क्यों बर्बाद करे, समय क्यों बर्बाद करे दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, और आप सभी को पता है कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई बंधक नहीं, कोई कोलेटरल नहीं रहता है, ठीक है, तो इसमें आपका संपत्ति, प्रॉपर्टी जब्ती कोई यहाँ पे सवाल उठता ही नहीं है दोस्तों। तो यदि आपको कोई लोन रिकवरी एजेंट्स आपको डराता है, धमकाता है कि आप लोन की ईएमआई नहीं भरेंगे, आप ऐसे नहीं भरेंगे तो आपका हम प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, आपकी संपत्ति हम जब्त कर लेंगे, तो दोस्तों जब ये अनसिक्योर लोन है तो इसमें प्रॉपर्टी जब्ती, संपत्ति जब्ती वाला सवाल बनता ही नहीं है। तो ये सिर्फ डराना धमकाना उनका एक रिकवरी का एक प्रैक्टिस है दोस्तों। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए उनका काम है, उनका पैसा है, तो वो अपना पूरा वो कोशिश करेंगे रिकवरी का। लेकिन दोस्तों आप यदि जानबूझ के इंटेंशनली पैसे नहीं देंगे तो ये गलत है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको पैसे देने हैं, ठीक है, और आपको नियम कानून से चलना है, सिस्टमैटिकली वे में जाना है। यदि आपको सेटलमेंट करवाना है तो जेन्युइन तरीके से करवाना है दोस्तों, इस बात को नोट करना है। कोई लोन रिकवरी एजेंट्स आपको डराता है, धमकाता है, गाली गलौज करता है, प्रेशर देता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, मानसिक तनाव, तो इसमें आपको डरना घबराना नहीं है, प्रेशर में नहीं जाना है, एक मन में गलत ख्यालात, गलत विचार नहीं लेकर आना है कि यार अब मैं इनसे हार मान चुका हूँ, आप सुसाइड करना ये लास्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, आपको टेंशन, प्रेशर, दबाव में बिल्कुल भी नहीं जीना है। ये लोन रिकवरी एजेंट्स को कैसे हैंडल करना, कैसे संभालना है, कैसे इनको मैनेज करना है, उसके लिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिकवरी की गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, आपके लीगल राइट्स, आपके अधिकार क्या उनको पढ़ लीजिए, देख लीजिए दोस्तों। तो इन लोन रिकवरी एजेंट्स को आप हैंडल करना सीखिए, ना कि इनसे डर के भागिए आप। चिंता, प्रेशर, टेंशन, ये इसका हल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए फाइनेंशियल मैटर है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है, सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो तुरंत इमीडिएटली नहीं होगा, समय लगता है दोस्तों, पेशेंस रखना पड़ता है दोस्तों, एक धीरज रखना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है, कंट्रोल्ड, ठीक है, एक दिमाग से काम लेना पड़ता है दोस्तों। आप डरेंगे, सोचेंगे बहुत जल्दी मेरा सब कुछ सेटलमेंट हो जाए, अकाउंट लोन क्लोज हो जाए, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होता है
बैंक और एनबीएफसी भी चेक करती है आपको कि आप कितने समय तक रुक सकते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके विचार में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को वो देखने के बाद ही सेटलमेंट करने के लिए तैयार होते हैं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, सेटलमेंट करना चाहते हैं दोस्तों तो ये एक अच्छा मौका है। अगला 3 महीने के अंदर बैंक और एनबीएफसी से बातचीत करिए, सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजिए, उनको अप्रोच करिए, अपनी स्थिति वैसे से उनको अवगत करवाइए। यदि आपकी स्थिति बहुत खराब चल रही है तो आपकी स्थिति के संबंध में यदि कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है तो आप उनको सेटलमेंट लेटर ओटीएस के लेटर के साथ में अटैच करिए और बैंक और एनबीएफसी को लोन कंपनियों को भेज दीजिए कि सर मेरी स्थिति बहुत खराब चल रही है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट्स है, जॉब में लॉस हो गया, ये मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, ये आईटीआर का मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट है। ठीक है, यदि आपका जॉब लॉस हो गया है तो आपका रिजाइन का लेटर होगा, आपको टर्मिनेट किया गया होगा तो टर्मिनेशन लेटर होगा। ये सारी चीजें आप ओटीएस लेटर के साथ में अटैच कर दीजिए, एग्जिबिट कर दीजिए, जोड़ दीजिए और बैंक और एनबीएफसी को भेज दीजिए दोस्तों। यदि बैंक और एनबीएफसी को अपना कुछ अमाउंट रिकवर करना होगा तो वो डेफिनेटली 100% आपके साथ में सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है, लोन डिफॉल्ट के संबंध में कोई भी लीगल नोटिस आ रही है, कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, मैसेज कर रहा है, परेशान कर रहा है दोस्तों, आप मुझे याद करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।